गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 बूलियन बीजगणित। ठीक है, तो बूलियन बीजगणित यानी कि बूलियन बीजगणित किसे कहते हैं। पहली चीज़ इसमें कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन के बाद में आएंगे हमारे कुछ रूल्स, एग्जाम्पल वो देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे किससे डेफिनेशन से। बूलियन बीजगणित कहते किसे हैं। देखो बीजगणित से है कि कोई भी जैसे बी कोई आपका सेट है उसमें आपको क्या करनी है, संक्रिया लगानी है। जैसे माना किसी अरिक्त समुच्चय, पहली चीज अरिक्त समुच्चय यानी कि जो भी सेट होगा वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अरिक्त समुच्चय बी पर कोई दो संक्रियाएं, ये आपका बी है वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, अरिक्त समुच्चय बी पर दो द्विचर संक्रियाएं। अब देखो दो द्विचर संक्रियाएं कौन सी लग रही है, एक तो प्लस की और एक किसकी लग रही है, डॉट की, यानी कि किस पर लग रही है, हमारे सेट बी पर। यानी कि अरिक्त समुच्चय बी पर देखो ये नॉन इम्पिटी सेट होगा तभी तो उस पर हम संक्रिया लगा सकते हैं। अगर इम्पिटी सेट पर क्या संक्रिया लगाएंगे, उस पर तो कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है। यानी कि अरिक्त समुच्चय बी पर दो द्विचर संक्रियाएं प्लस एवं डॉट एकचर संक्रिया। देखो ये तो द्विचर यानी कि दो चरों के बीच में लगेगी ये संक्रिया तो, लेकिन जो पूरक वाली संक्रिया है जिसे हम डैश के द्वारा निरूपित करते हैं, हमने सेट में पढ़ा था ए का पूरक क्या था वहां पे, ए डैश। यहाँ पे भी क्या है, ए डैश ही है, यानी कि ए के पूरक को हम किसे डिनोट करेंगे, ए डैश के द्वारा। ठीक है, एकचर संक्रिया, तो इसको एकचर संक्रिया क्यों बोलते हैं, ये एकचर संक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही चर होगा। उस चर का ही हम क्या देखेंगे, पूरक देखेंगे, यानी कि जिसका जस्ट अपोजिट। ये पूरक तो हमने सेट में भी किया था, सादे कलन वाले में भी किया था, 2 चैप्टर में से हमने कर लिया ये। अब आ रहा है तीसरा चैप्टर, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एकचर संक्रिया डैश जिसे पूरकता संक्रिया, इसको क्या कहते हैं, डैश को पूरकता संक्रिया कहते हैं, परिभाषित है तब दो विशेष अवयवों, कितने एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट, 0 और 1। ये विशेष क्यों है, ये दोनों एलिमेंट्स 0 और 1 क्यों, क्योंकि 0 तो क्या है, योग के लिए तत्समक अवयव, और 1 क्या है आपका, गुणा के लिए तत्समक अवयव। क्योंकि इसमें आ क्या रही है हमारी संक्रियाएं, प्लस और डॉट, तो प्लस के लिए पूरक क्या, प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा आपका 0, और डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 1। सहित बीजगणितीय संरचना, यानी कि इन सब में संक्रिया लगाने के बाद में, यानी कि बी आपका कोई सेट है उसमें प्लस डॉट, द्विचर संक्रिया है तो प्लस और डॉट, तथा पूरक संक्रिया एकचर संक्रिया के लिए पूरक ता संक्रिया लगाने पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हमें बूलियन बीजगणित। सहित बीजीय संरचना, देखो बी तो क्या आ गया आपका सेट, प्लस क्या आ गई इसकी संक्रिया, एक संक्रिया का क्या आ गई इसकी डॉट, एक संक्रिया क्या आ गई इसकी पूरक, और 2 एलिमेंट विशेष अवयव, इसमें आया था ना विशेष अवयव 0 और 1 सहित, 0 आ गया 1 आ गया, एक बूलियन बीजगणित कहलाती है यदि यह निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करती है। यानी कि आपको बी कोई सेट है, ठीक है, उसमें देखो यहां से लेके चलते बी 2 द्विचर संक्रियाएं, उसके बाद में क्या आ गया प्लस, उसके बाद में डॉट। ठीक है, 2 द्विचर संक्रिया प्लस तथा डॉट, इसके बाद में क्या है, एकचर संक्रिया पूरक। ठीक है, 3 चीज आ गई। पूरक जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं परिभाषित है तब 2 विशेष अवयव, 1 और 0। यह स्ट्रक्चर बन गई हमारी, किससे, डेफिनेशन से हमने क्या कर ली, स्ट्रक्चर बना ली। इन सब से ही तो ये स्ट्रक्चर बनी है आपकी,
एक बूलियन बीजगणित कहलाती है यदि यह निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को संतुष्ट करती है। यानी कि बूलियन बीजगणित के लिए हमारे पास 5 कंडीशन होगी, ठीक है। अगर वो पांचों कंडीशन हमारे सेट में सेटिस्फाई हो रही है तब हम कह सकते हैं क्या कि ये एक बूलियन संरचना है, ठीक है। अब देखते हैं वो 5 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कि जो हम क्या करेंगे, सेट है हमारे पास B एक सेट है, उसमें से क्या लेंगे 2 एलिमेंट लेंगे, क्योंकि कर्म विनिमय नियम किस में लगता है, 2 एलिमेंट्स के बीच में कर्म विनिमय नियम लगता है। जैसे B में से हमने ले लिया, देखो A, B बिलोंग्स टू B, प्रत्येक फॉर एवरी, ये किसका साइन है, फॉर एवरी प्रत्येक AB बिलोंग्स टू B के लिए, यानी कि 2 एलिमेंट ले रहे हैं जो किसमें से ले रहे हैं, हमारे सेट में से। उसमें पहली, क्योंकि एक तो किसके लिए संक्रिया लगाएंगे, प्लस के लिए, और एक डॉट के लिए, क्योंकि हमारे बूलियन बीजगणित के स्ट्रक्चर में क्या कितनी संक्रियाएं थी, 2 संक्रियाएं, एक तो प्लस की और एक डॉट की। तो 2 एलिमेंट्स के बीच में पहले किसकी संक्रिया लगाएंगे, प्लस की, उसके बाद में डॉट की। तो पहले प्लस की संक्रिया लगाएं, जैसे A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A, यानी कि अगर A प्लस B किसके बराबर है, आपका B प्लस A के बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे, वो संक्रिया। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक सेट है, जैसे मान ले सेट S में एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। हमें क्या करना है, प्लस की संक्रिया लगानी है। जैसे A का मान ले लिया मैंने 1, ठीक है, B का मान ले लिया मैंने 2, 1 और 2 A और B के मान ले लिए। अब मुझे ये वाला कंडीशन लगानी है, तो ये कंडीशन लगाएंगे। तो देखो A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A की वैल्यू रखो कितनी आ रही है 1, प्लस B की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इक्वल्स टू, फिर से B की वैल्यू 2 इक्वल्स टू A की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3 इक्वल्स टू 3। अतः हम कह सकते हैं कि इस सेट में योग के लिए कर्म विनिमय है, ठीक है। मैंने एग्जांपल लेके बता दिया आपको। अब आता है किसके लिए, दूसरी कंडीशन क्या है, गुणन के लिए, यानी कि कर्म विनिमय योग और गुणन दोनों के लिए होना चाहिए। तो गुणन के लिए देखते हैं, यानी कि A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A, ये संक्रियाएं हैं। हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे B आपका ये वाला है, ठीक है, एक सेट है 1 2 3 4। तो अब B में पहले एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1, यानी कि A की वैल्यू ले ली मैंने 2 ले लेती हूँ, चलो ठीक है, और B की वैल्यू ले लेती हूँ मैं 3, ठीक है, यानी कि A की वैल्यू 2 ले ली, B की वैल्यू 3 ले ली। अब देखती हूँ मैं संक्रिया लगाने के बाद में क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो मैं कह सकती हूँ क्या कि ये क्या है, एक कर्म विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। तो संक्रिया लगाओ A डॉट B, यानी कि 2 डॉट 3 इक्वल्स टू 3 डॉट 2, यही होगा। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 6, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी कि पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली, यानी कि बूलियन बीजगणित के लिए 5 कंडीशन चाहिए ना, तो पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि हमने A B की वैल्यू रख के सेट लेके और दोनों वैल्यू इसमें रख दिया। अब आता है बंटन का नियम। बंटन का नियम यानी कि बूलियन बीजगणित के लिए पहली कंडीशन क्या है आपकी, कर्म विनिमय, दूसरा है बंटन का नियम। तो चलो बंटन का नियम देखते हैं। बंटन के नियम में क्या करना है आपको, यानी कि बंटन का नियम है आपके पास A B C बिलोंग्स टू B। क्या करना है आपको, सेट B में से कितने एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट A B और C। अगर A B C तीनों एलिमेंट किसमें है, B में है, तो ये है आपके योग की गुणा के लिए बंटनशीलता। अगर आपके पास A प्लस आता है तो उसको हम कहते हैं योग की गुणा पर, देखो योग की गुणा पर तो लगा रही है बंटनशीलता, और यहाँ आ जाएगी गुणा की योग पर बंटनशीलता। अगर पहले डॉट का साइन आता है तो आप कहते हैं कि ये गुणा की योग पर बंटनशीलता है,
यदि पहले प्लस का साइन आता है तो उसको क्या कहते हैं हम कि योग की गुणा पर बंटनशीलता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बंटनशीलता है? योग की गुणा पर बंटनशीलता। जैसे a प्लस बी डॉट सी किसके बराबर होगा? a प्लस बी डॉट ए डॉट सी। ठीक है, यह किसकी संक्रिया हो गई? योग की गुणा पर बंटनशीलता, यानी कि इसको मैं लिख देती हूं योग की गुणा पर बंटनशीलता। ठीक है, फिर दूसरी क्या है आपकी? ये तो पहली हो गई। दूसरी है a डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू, जिस प्रकार हमने ये किया है इसी प्रकार ये कर सकते हैं, यानी कि a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ठीक है, ये किसके लिए हो गई? गुणा की योग पर बंटनशीलता, गुणा की योग पर बंटनशीलता। ठीक है, अब ये दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी डॉट सी किसके बराबर है? a प्लस बी डॉट a डॉट सी के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये योग की गुणा पर बंटनशीलता है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें a, b और c तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। किस में से? हमारे सेट में से। सेट में से तीनों एलिमेंट लेने के बाद में a एलिमेंट के साथ योग की संक्रिया लगानी है और b और c, यानी कि b और c के बीच में किसकी संक्रिया लगानी है? डॉट की संक्रिया लगानी है। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, जैसे ब्रैकेट को खोल के करते हैं, यानी कि a प्लस बी डॉट ए डॉट, सॉरी यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इसी प्रकार गुणा की योग पर बंटनशीलता, यानी कि पहले गुणा का साइन आ जाएगा, उसके बाद में प्लस का साइन आ जाएगा, यानी कि a डॉट बी डॉट प्लस a डॉट सी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ही थी बूलियन बीजगणित के लिए बंटनशीलता। पहली कौन सी थी? क्रम विनिमय। दूसरी कौन सी आ गई? बंटनशीलता। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी क्या है इसमें? तीसरी है आपकी तत्समक नियम, यानी कि आइडेंटिटी। तो आप मुझे ये बताओ कि योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? हमेशा तत्समक अवयव का मतलब है किसी भी एलिमेंट में ऐसा क्या जोड़े कि वापस हमें वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, तो वही तत्समक का योग पर तत्समक अवयव कहलाएगा। जैसे आप 1 है तो 1 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करोगे कि वापस आपको वही संख्या मिल जाए? तो ऐसी कौन सी संख्या है? 0। तो हम 0 को अगर 1 में ऐड करते हैं तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या लेके देख लो, उसमें 0 ऐड करने पर हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि योग के लिए तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसी प्रकार अगर हम गुणा के लिए देखें तो जैसे गुणा के लिए, जैसे योग के लिए वापस वही एलिमेंट आना चाहिए, उसके इसी प्रकार 0 के गुणा के लिए भी वही एलिमेंट आना चाहिए। यानी कि हम किसी भी संख्या ले रहे हैं उसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करवाएं कि वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप मुझे ये बताओ 1 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करवाऊंगी वापस मुझे वही नंबर प्राप्त हो जाए? यानी कि अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मुझे वापस 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप कोई सी भी संख्या लेके देख लो, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 क्या है? गुणा के लिए तत्समक अवयव है। तो याद रहेगा कि योग के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? 0 और गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? 1। हमेशा, ऐसे नहीं कि इसी में होता है, किसी भी सब्जेक्ट में लेके देख लो आप, हमेशा योग और गुणा के लिए तत्समक अवयव 0 और 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, हम तत्समक अवयव के लिए हमें एक ही एलिमेंट चाहिए क्योंकि दूसरा एलिमेंट तो हमारे पास है ऑलरेडी। जैसे तत्समक अवयव योग के लिए देखें तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है? 0 है। इसके लिए हमें एक ही एलिमेंट की जरूरत है। जैसे a बिलोंग्स टू b, ठीक है,
यानी कि एक एलिमेंट ले लिया जो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा बी, यानी कि बूलियन बीजगणित में। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन होगी। पहले योग के लिए देख ले, यानी कि a प्लस 0, अगर a में 0 को ऐड करते हैं तो वापस हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है, तो योग पर गुण हो गई। इसी प्रकार गुणा के लिए देखें तो a डॉट 1 यानी कि इक्वल टू a, तो गुणा के लिए देखो तत्समक अवयव क्या आ गया 1, और योग के लिए तत्समक अवयव क्या आ गया 0, यानी कि एलिमेंट हमारा क्या था यहाँ पे a, तो a में हमने क्या ऐड किया, देखो a प्लस 0 इक्वल्स टू a, यानी कि a में मैंने 0 ऐड किया तब मेरे पास वापस वही एलिमेंट मिल गया। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या हो गया कि वापस एलिमेंट, यानी कि योग के लिए क्या हो गया तत्समक अवयव, योग के लिए तत्समक अवयव 0। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो गुणा के लिए, यानी कि a डॉट 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी 1, यानी कि वापस मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, a मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने 1 से एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर मुझे वापस वही एलिमेंट मिल रहा है। अतः मैं कह सकती हूँ कि गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या है, यहाँ गुणा तो कर रही हूँ ना, के लिए तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, योग और गुणा के लिए हो गया तत्समक अवयव। तो हमारे कितने कंडीशन हो गई, बूलियन बीजगणित की 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या थी आपकी, क्रम विनिमयता, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, बंटनशीलता, योग की गुणा पर बंटनशीलता तथा गुणा की योग पर बंटनशीलता। तीसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी, तत्समकता। ठीक है, यानी कि a प्लस 0 इक्वल्स टू a और a डॉट 0 इक्वल्स टू, सॉरी a डॉट 1 इक्वल्स टू a। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। अब आती है आपकी चौथी कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये है पूरकता। चौथी क्या आती है आपकी, पूरकता। 3 कंडीशन हो गई। पूरकता यानी कि सभी a बिलोंग्स टू, मैंने कहा क्या था, पूरकता में क्या होता है, एकच संक्रिया, यानी कि इसके लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत है हमें, 1 एलिमेंट्स की। तो सभी a बिलोंग्स टू b के लिए एक अद्वितीय अवयव, देखो इसने यूनिक लिखा है, यह हमेशा पूरकता यूनिक होता है क्योंकि a का एड्रेस ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। a का आप b नहीं बता सकते, b डेस नहीं बता सकते, क्योंकि b डेस किसका है, पूरक होगा, b का होगा। इसलिए के लिए अद्वितीय अवयव a डेस बिलोंग्स टू b, जिसे a का पूरक कहते हैं। इस प्रकार है कि अब देखो योग के लिए पूरकता में क्या होता है, जैसे a प्लस a डेस इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1। अगर मैं a में a डेस ऐड करती हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अगर हम इसको प्रतिलोम के हिसाब से समझें, क्योंकि प्रतिलोम तो आपका समझा हुआ, पूरकता तो क्या पता आपने पहली बार सुना होगा, प्रतिलोम तो पहले से सुनते आ रहे। तो अगर मैं प्रतिलोम के हिसाब से बताऊं आपको, तो मैं a में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करूं, ठीक है, a प्लस a डेस, यानी कि a का पूरक अगर a डेस, पूरकता को मैंने क्या कहा था कि पूरकता हमेशा प्रतिलोम के जैसे ही होती है। जैसे हमने सादे कलर में किया था, a का पूरक a डेस था, वहां पे अगर मैं p और v q को, p अगर ट्रू था तो वहां पे q क्या था, फॉल्स था, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है। और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 0 और 1। अगर a आपका 1 है तो a डेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे हमने वहां पे निकाला था p और q में, मैंने क्या कहा था, अगर पूरकता निकालोगे आप इसका, तो वहां p का ट्रू था तो q क्या क्या होगा, फॉल्स होगा, और p का फॉल्स होगा तो t का ट्रू होगा। बस 2 ही तो पूरकता के लिए। यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स की जगह क्या है, 0 और 1 है। अगर 0 का अगर a आपके पास 0 है तो a डेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट। और अगर a आपका 1 है तो a डेस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि a प्लस a डेस अगर 1 है तो a डॉट a डेस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए,
पूरकता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि कभी भी 0 किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर। ठीक है, यानी कि पांचों कंडीशन हो गई। बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट डैश 0 1 को केवल इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। इस रूप में क्यों लिख सकते हैं? देखो, इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता है तत्समकता आती है, कौन सी कंडीशन आपकी, तीसरी कंडीशन तत्समकता की है ना, तो तीसरी कंडीशन तत्समकता के में आपके पास प्लस के लिए 0 और डॉट के लिए 1 वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे 0 और 1 नहीं लिखेंगे तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बूलियन बीजगणित की संरचना में तत्समकता भी एक कंडीशन होती है। वहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि प्लस के लिए 0 होता है और डॉट के लिए 1 होता है। ठीक है, को अथवा b द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है b है तो इसमें प्लस और डॉट की संक्रिया और पूरकता की संक्रिया। भाई बूलियन बीजगणित में सारी कंडीशन आ गई। पहले आ गई क्रम विनिमयता। ठीक है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, b प्लस a। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, पहली क्या होगी, शॉर्ट में बता देती हूँ एक बार, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, क्रम विनिमयता के लिए। और गुणा के लिए क्या हो जाएगा, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी, बंटनशीलता। पहले किसके लिए देखें, योग की गुणा पर बंटनशीलता, यानी कि a डॉट b प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, a डॉट b प्लस a डॉट सी। और गुणा की योग पर हो गई, अब किसकी देख रहे हैं, योग की गुणा पर, यानी कि ये तो पहली हो गई और ये दूसरी क्या हो जाएगी, a प्लस आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डॉट इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी थी तत्समक अवयव का अस्तित्व है, यानी कि a प्लस 0 इक्वल टू a और a डॉट 1 इक्वल टू a। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी थी आपकी, चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, पूरकता a प्लस a डैश इक्वल टू 1 और a प्लस के लिए हो गया, डॉट के लिए a डैश इक्वल टू 0। ठीक है, और पांचवी आपको पता ही है कौन सी है, यानी कि 0 किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर। अगर ये पांचों कंडीशन किसी भी सेट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, यानी अगर आपको एक सेट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको ये पांचों कंडीशन लगानी है। अगर आपसे पूछता है कि क्या b एक बूलियन b आप दे देगा, 1 2 3 4 कुछ भी दे सकता है, सेट के रूप में भी दे सकता है, किसी के रूप में भी दे सकता है। आपसे पूछ ले कि क्या ये बूलियन बीजगणित है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रम विनिमय नियम लगाना पड़ेगा, उसके बाद में बंटनशीलता, उसके बाद में तत्समक, उसके बाद में पूरकता और उसके बाद में 0 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बाद में कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, एक बूलियन बीजगणित है। ठीक है, ये हो गई बूलियन बीजगणित की डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पर। आपके पास पहला एग्जाम्पल है, देखो आपको बी दे रखा है, मैंने क्या कहा था कि आपको बी दिया हुआ होगा सेट के रूप में, तो हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट है बी में, 0 और 1, यानी कि b इक्वल टू 0 1 तथा दो द्विचर संक्रियाएं प्लस और डॉट। संक्रियाएं हमारे पास कौन सी है, प्लस और डॉट की, एवं एक चर संक्रिया पूरक। एक चर संक्रिया कौन सी है, मैंने कहा क्या कहा था आपको कि एक चर संक्रिया हमेशा क्या होगी, पूरक की होगी। द्विचर, दो चरों में जो संक्रिया लगती है वो द्विचर संक्रिया है, और जो एक चर में जो संक्रिया लगती है उसे क्या कहते हैं, एक चर संक्रिया। ठीक है, निम्नलिखित सारणियों द्वारा परिभाषित है, यानी आपके पास 3 सारणियां दी गई है, तो आप इन 3 सारणियों से अनुमान लगा सकते हो कि पहली सारणी किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पहली सारणी किसकी है, प्लस की है, दूसरी डॉट के लिए और तीसरी किसकी है, पूरक के लिए। यानी कि आपको बताना है कि 0 और 1 के लिए क्या ये द्विचर संक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्रम विनिमय, पांचों नियम लगाने हैं,
क्रम विनिमय नियम लगाओ। अब पहले किसके लिए देखो, क्रम विनिमय योग के लिए भी होगा और गुणा के लिए भी होगा। पूरकता तो सिर्फ जो लास्ट चौथा है उसमें काम आएगा, ठीक है। और ये दोनों है ना, ये दोनों किस में काम आएगी, हमारे क्रम विनिमय, बंटनशीलता और तत्समक, तीनों में काम आएगी। तो सबसे पहले क्रम विनिमय देख लेते हैं। क्रम विनिमय में दो हमारे साथ सेट क्या है, 0 और 1 है, तो लगा लेते हैं। वैसे सारणी से भी हमें दिख रहा है, देखो 0 और 1, 0 प्लस 0 यानी कि 0 प्लस 0 सॉरी इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्रम विनिमय 0 प्लस 0, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0 प्लस 0, ठीक है, 0 आएगा। इसी प्रकार 0 प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1 प्लस 0, क्योंकि क्रम विनिमय नियम लगा रही हूँ, तो 1 प्लस 0 भी क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार 1 प्लस 0 इक्वल्स टू भी 1 आएगा और 0 प्लस 1 भी 1 आएगा। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आएगा और 1 प्लस 1 भी 2 आएगा। अतः योग के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है। इसी प्रकार किसके लिए देखेंगे, गुणा के लिए, यानी कि 0.0 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.0, फिर 0.1 क्या आएगा, 0, और 1.0 भी क्या होगा, 0। तीसरी संक्रिया है 1.0 यानी कि 1.0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और यहाँ क्या आ जाएगा 0.1 भी 0 के बराबर। फिर आता है आपका 1.1 इक्वल्स टू 1 और 1.1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो कि गुणा के लिए भी क्या है, गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम है और योग के लिए भी क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, क्या थी दूसरी हमारी, बंटनशीलता। योग की गुणा पर बंटनशीलता, यानी कि अगर a प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ठीक है। तो मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ, 0 और 1 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। संक्रिया लगा दो, 0 प्लस 1.0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 डॉट 0 प्लस 0। देखो यहां से देखते हैं, 0 है एज इट इज, प्लस यहां संक्रिया देखती हूं मैं क्या, 1.0, तो 1.0 क्या मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है, यानी कि यहां क्या आ जाएगा, 0, 0 प्लस 0 हो गया। अब यहां देखती हूं 0 प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 क्या मिल रहा है मुझे, 0 प्लस 1 में करूँ तो 1 मिल रहा है, यानी कि 1 डॉट 0 प्लस 0 कितना मिल रहा है, 0, 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 इक्वल्स टू 0, दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसलिए योग की गुणा पर बंटनशीलता हो गई। इसी प्रकार किसके लिए देखेंगे, गुणा की योग पर बंटनशीलता। तो आगे चलो, योग की गुणा पर बंटनशीलता, a डॉट आएगा यहाँ पे और b प्लस सी इक्वल्स टू आगे क्या आएगा, a डॉट b प्लस a डॉट c, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स ले लेते हैं, 0 और 1 ही है हमारे पास, तो 0 और 1 बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो 0 और 1 संख्या लगा दो जैसे इसमें लगाई है, a की वैल्यू यानी कि यहाँ आ जाएगा 0 डॉट 1 प्लस 0, ठीक है। आगे इक्वल्स टू a डॉट b यानी कि 0 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0, ठीक है। अब देखते हैं, 0 तो एज इट इज है, प्लस 1 प्लस 0 1 प्लस 0 क्या मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है, डॉट 1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ देखती हूँ 0 डॉट 1 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इक्वल्स टू 0 प्लस 0 डॉट 0
वापस मुझे क्या मिल रहा है, जीरो, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो। ये भी क्या हो गया, गुणा की योग पर बंटनशीलता भी सत्य हो गई। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, अतः हम कह सकते हैं बंटनशीलता नियम भी सत्य है। तीसरा क्या था हमारा, तत्समक अवयव, वही था ना तत्समक अवयव, यानी कि तत्समक अवयव में क्या था, ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए और ए डॉट वन इक्वल्स टू ए, यही था तत्समक तीसरा नियम। इधर देखो एक एलिमेंट ले लिया हमने जीरो, ठीक है, पहले जीरो की बात कर लेते हो, जीरो बिलोंग्स टू बी, संक्रिया लगा दो इसमें, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू ए की वैल्यू जीरो। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो जीरो प्लस जीरो कितना आ रहा है मेरे पास, जीरो आ रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जीरो, और ये भी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसी प्रकार जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ जीरो डॉट वन, यानी कि जीरो डॉट वन ले लिया, ए की वैल्यू मेरे पास जीरो है, जीरो डॉट वन इक्वल्स टू ए की वैल्यू जीरो, तो यहाँ मैं देखती हूँ सारणी में कि जीरो डॉट वन की संक्रिया लगाने पर मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, जीरो इक्वल्स टू जीरो। अतः योग तथा गुणन के लिए भी सत्य है। तत्समक अवयव हो गया। अब किसकी बात करते हैं, पूरक की, ठीक है। पूरक के लिए क्या आएगा हमारे पास, यही कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ए डैश, वहां पे क्या था हमारे पास, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू वन और ए डॉट ए डैश इक्वल्स टू ए डो वन जीरो, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू क्या था पूरकता के नियम में, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू वन था, ठीक है, तो a प्लस ए डैश इक्वल्स टू वन सही है, a डॉट ए डैश इक्वल्स टू जीरो। अब करते हैं सोल्व, a प्लस ए डैश, तो यहाँ मैं एलिमेंट ले रही हूँ क्या आपका, जैसे मैंने ले लिया जीरो, जीरो ले लूँ मैं, जीरो बिलोंग्स टू b, आपको तो मैं ले लूँगी, दोनों से करके बता दूंगी, ठीक है। जीरो यानी कि a की जगह मैं क्या रखूँगी अब, जीरो प्लस ए डैश, जीरो, यहाँ देखती हूँ मैं जीरो का ए डैश कितना है, वन है, क्योंकि मैं सारणी दी हुई है, गिवन है, यानी कि जीरो का वन है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, वन, और मेरे पास आगे आ क्या रहा है, वन। अब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि मेरी पहली संक्रिया में जीरो प्लस वन संक्रिया लगाने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, वन प्राप्त हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, वन इक्वल्स टू वन, हो गया। दूसरा करके देख लेते हैं, यहाँ पे जीरो डॉट ए डैश, जीरो का ए डैश कितना आएगा, वन, तो यहाँ लिख दिया मैंने वन इक्वल्स टू जीरो। तो अब मैं यहाँ देखती हूँ संक्रिया में, सारणी में, कि जीरो की मैंने वन के साथ संक्रिया कराने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो, यानी कि जीरो इक्वल्स टू जीरो। अतः मेरी दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। अब एक बार वन के लिए भी करके देख लेते हैं क्या है, वन बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एक एलिमेंट ले मैंने वन, यहाँ ए की जगह क्या रखूंगी, वन, यानी कि वन प्लस, अब मैं यहाँ देखूंगी मेरी इस सारणी में कि वन का ए डैश क्या है, जीरो है, क्योंकि मुझे ये गिवन है, तो वन का पूरक जीरो है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जीरो ए डैश इक्वल्स टू वन। अब मुझे पहली सारणी में देखना है कि वन प्लस जीरो, यानी वन की जीरो के साथ संक्रिया लगाने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि वन की मैंने जीरो के साथ संक्रिया लगाई, कितना प्राप्त हुआ मुझे, वन, यानी कि वन इक्वल्स टू वन, ये भी सही है। दूसरा करके देख लेते डॉट के लिए, वन डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरे पास जीरो और मैंने वन दोनों के लिए देख लिया, दोनों इक्वल आ रही है, बंटनशीलता है। पांचवी क्या थी आपकी, जीरो इज नॉट इक्वल्स टू वन, B5 हो गया। अतः हम कह सकते हैं जो हमारी ये समीकरण है, ये क्या है, एक
बूलियन बीजगणित। ऐसे ही आपको सिद्ध करना है, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए ऐसे ही एलिमेंट्स लेके अपने सेट में से और उनके बीच में संक्रियाएं लगानी है, पांचों प्रॉपर्टी आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो माना PS क्या है आपका, एक S का घात, P का मतलब पावर, P का मतलब क्या हो गया, पावर। इसलिए यहां पे देखो क्या है, माना PS अरिक्त समुच्चय S का घात समुच्चय है, यानी कि समुच्चय क्या है आपका S, सेट S है, उसका पावर सेट, घात समुच्चय क्या है आपका पूरा का पूरा PS है। ठीक है, घात समुच्चय तथा PS पर परिभाषित द्विचर संक्रिया, यानी कि देखो द्विचर संक्रिया किस पर लग रही है आपकी, घात समुच्चय पर, घात समुच्चय पर लग रही है ना, पर परिभाषित द्विचर संक्रिया प्लस तथा डॉट क्रमशः समुच्चय सैद्धांतिक संघ संक्रिया, यानी कि ये है समुच्चय यानी कि सेट पर कौन सी संक्रिया लग रही है, संघ संक्रिया, यानी कि यूनियन की ये वाली संक्रिया, यानी कि आपकी P पर प्लस और डॉट के बीच में कौन सी संक्रिया लगानी है आपको, पहली यूनियन की, एवं सर्वनिष्ठ संक्रिया दोनों लगानी है भाई, यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी कि आपको प्लस और डॉट की जगह क्या दिखाना है, यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी प्लस की जगह यूनियन और डॉट की जगह इंटरसेक्शन, यानी कि जितने भी हम प्रॉपर्टी कर रहे थे उसमें जैसे प्लस की संख्या लगाई वहां पे आपको क्या करना है, यूनियन, और जहां आपने डॉट लिखा वहां लिखना है आपको इंटरसेक्शन। ठीक है, साथ ही माना कि PS पर एकचर संक्रिया, ये तो सेम ही रहेगी, एकचर संक्रिया PS यानी पावर सेट पर जो एकचर संक्रिया लगाएंगे वो क्या है आपकी डैश, समुच्चय सैद्धांतिक पूरक संक्रिया डैश से है। देखो ये डैश की डैश, ये ओनली आपको क्या चेंज करना है, प्लस और डॉट। समुच्चय फाई तथा FPS के क्रमशः 0 और 1 है, यानी कि आप जब तत्समक अवयव 0 और 1 निकालते हो तो वहां पे पहली तो क्या आएगी, एक तो फाई होगा और एक S, यानी कि प्लस के लिए तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और डॉट के लिए क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तब PS यानी कि आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो स्ट्रक्चर में वहां हमारे पास B था, यहाँ पे क्या आ रहा है, PS आ रहा है, यानी कि हम वहां पे B पर द्वितीय संख्या लगा रहे थे, यहाँ पर हम किस पर लगा रहे हैं, पावर सेट पर, यानी कि PS पर। तो PS, अब देखो वहां पे था प्लस और डॉट, तो प्लस और डॉट की जगह हम क्या ले रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, इंटरसेक्शन और डैश फाई S। देखो फाई यहाँ मैं अलग से लिख देती हूँ, देखो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा B, ठीक है, यूनियन की जगह आ जाएगा आपके पास प्लस, इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा डॉट, पूरक आपका एज इट इज, फाई की जगह आ जाएगा आपके पास 0 और S की जगह आ जाएगा 1। अब आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो, चीज वो की वो है, जो आप बूलियन के लिए कर रहे थे उसी को चेंज किया है, बूलियन B की जगह तो लिख दिया पावर सेट ऑफ S, प्लस की जगह हो गया यूनियन और डॉट की जगह हो गया इंटरसेक्शन, पूरक आपका एज इट इज, और फाई की जगह 0 और S की जगह 1। आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं, उनमें जैसे आपने 5 प्रॉपर्टी है आपकी, उसी तरह आपको बताना है कि ये भी क्या है, एक बूलियन संरचना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली कौन सी थी हमारी, क्रम विनिमय, उसको हम B1 से भी लिखते हैं, जैसे आप थ्योरम प्रूव करोगे तो वहाँ ऐसे तो नहीं लिखेंगे वो कि क्रम विनिमय है, बंटनशीलता है, क्रम विनिमय को B1 से दे दिया, बंटनशीलता को B2 से, तत्समकता को B3 से और पूरकता को B4 से और B5 0 1। ठीक है, तो जब हम थ्योरम करेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिख देंगे, जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे B1 से, B2 से, B3 से, B4 से। ठीक है, आगे चलो, पहले क्रम विनिमय, अब हम क्या ले रहे हैं, A तथा B, 2 एलिमेंट ले रहे हैं, किसमें से, पावर सेट ऑफ S में से। ठीक है, हमें क्या लगाना है, क्रम विनिमय नियम लगाना है। पहले किसके लिए लगाते हैं, योग के लिए, योग के लिए लगाएंगे, इसका मतलब आपको क्या करोगे आप, योग यानी कि A यूनियन, योग के लिए यूनियन है, A यूनियन B किसके बराबर होगा, B यूनियन A के बराबर। ठीक है,
फिर गुणा के लिए इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा, B इंटरसेक्शन A हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, क्रम विनिमय हो गया, बंटनशीलता। बंटनशीलता में पहला, देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे था आपके पास A डॉट B प्लस सी, यही था ना, इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C, यही था। अब देखो यहाँ पे A की जगह तो कैपिटल A आ गया। अब मैंने क्या कहा था, डॉट की जगह क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन, तो यहाँ लगा दो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है, इजी है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा A डॉट है ना, तो यानी कि A इंटरसेक्शन B, फिर प्लस की जगह यूनियन A डॉट C, यानी कि A इंटरसेक्शन C, ठीक है। पहले योग की, गुणा की योग पर हो गई, अब किसकी करनी है, गुणा दूसरी है आपकी A प्लस, सॉरी प्लस, अब मैं डायरेक्ट ही कर रही हूं, यानी कि A यहां पे प्लस आता है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूनियन B डॉट C, यानी कि इंटरसेक्शन C, लिख दो डायरेक्ट, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है, यानी कि ये किसके लिए हो गया, बंटनशीलता। अब आता है आपका क्या, तत्समकता। तीसरा क्या था आपका, तत्समक। देखो तत्समकता में क्या था आपका, यहां था A प्लस 0 इक्वल टू A, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हो 0 की जगह क्या है, फाई है, प्लस की जगह क्या है, यूनियन, तो यहां लिख दो A यूनियन फाई इक्वल टू A, फाई यूनियन A, ठीक है। फिर दूसरा डॉट, यानी कि A डॉट A डॉट 1 इक्वल टू क्या था, A, तो एक इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो A डॉट 1 यानी कि A इंटरसेक्शन 1 की जगह S इक्वल्स टू वापस A, S इंटरसेक्शन A भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा नियम पालन करता है क्रम विनिमय का, जो हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं हम, ठीक है, यानी कि किसके लिए हो गया, तत्समकता। अब आता है इसका क्या, पूरक। चौथा है आपका पूरकता। पूरकता करेंगे, पूरकता में क्या था, देखो आपके पास यहां था A प्लस A डैश इक्वल टू 1 और A डॉट A डैश इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे A प्लस A डैश, A मेरा A है, मुझे क्या लेना है, 1 लेके आना है, 1 का मतलब पूरा सेट S आएगा मेरे पास, यहाँ पर S आएगा। अब A डैश में क्या लूं कि पूरा सेट आ जाए, यानी कि अगर मैं S में से A को माइनस करती हूं तो उसका पूरक आ जाएगा। देखो पूरक का मतलब है कि A के वो एलिमेंट, मतलब A के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है, ऐसे समझ लो, ऐसा मैंने सेट में पढ़ाया था आपको कि यूनिवर्सल सेट होता है, U होता है ना एक यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सेट के एलिमेंट को हटा देती हूं तो मेरे पास क्या बचता है, उसका पूरक, ठीक है। यहां हमारे पास यूनिवर्सल सेट की जगह क्या है, सेट S है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा S है 1S,
यानी कि S में से अगर मैं सेट के एलिमेंट को हटा दूंगी, यानी कि जो एलिमेंट पूरक का मतलब उसमें कुछ भी आना नहीं आना चाहिए भी, जैसे A सेट है ना, A के एलिमेंट है ना, वो उसके पूरक में एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, सेट के एलिमेंट तो आएंगे नहीं, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो किस में आ जाएंगे, उसके पूरक में आ जाएंगे। यानी कि S माइनस A इक्वल टू क्या बच जाएगा मेरे पास, A डैश। समझ गए? तो मैंने यहाँ A प्लस A डैश था, A डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, S माइनस A। अगर यहाँ मैं लिखूँ फिर A प्लस A डैश, यानी कि A सेट A और A डैश, ये A डैश ही आ जाएगा। तो सेट का एलिमेंट और मैंने सेट में से घटाए वो एलिमेंट दोनों को प्लस की जगह क्या आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, यूनियन। यानी कि यूनियन, यहाँ पर भी यूनियन। अगर मैं सेट A और उसके पूरक यानी कि दोनों का मैं यूनियन ले रही हूँ, यानी कि जो घटाया था उसका भी तो पूरा मुझे यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, यानी कि कुछ ही नहीं बचेगा मेरे पास। इंटरसेक्शन थोड़ी ले रही हूँ, मतलब यूनियन ले रही हूँ, यूनियन में यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे मेरे। मैंने पहले ए पूरक में से क्या किया, सेट A के एलिमेंट्स को हटा दिया, फिर मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों का ही यूनियन ले रही हूँ। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, पूरा सेट आ जाएगा, यानी कि वो किसके बराबर हो गया, S के बराबर हो गया। इसी प्रकार मैं किसके लिए देखो, डॉट के लिए, तो डॉट के लिए क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन A डैश यानी कि S माइनस A, ठीक है, इक्वल्स टू 5। अगर मैं A और A पूरक में दोनों में से इसका इंटरसेक्शन लूं तो आपको पता है कि A का तो एक भी एलिमेंट उसके पूरक में नहीं है, तो अगर इसके पूरक में ही नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन थोड़ी आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कुछ एलिमेंट्स उसमें कॉमन आने चाहिए, जबकि मेरे पास तो एलिमेंट ही दोनों के अलग अलग हैं। यानी कि S A एक यूनिवर्सल सेट है S, उसमें से मैंने A के एलिमेंट्स को हटा दिया, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है एक का, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका और A के एलिमेंट्स का अगर मैं क्या ले रही हूँ, इंटरसेक्शन ले रही हूँ, तो मेरे पास कैसे बच सकता है कोई एलिमेंट, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा मेरे पास, तो वहाँ क्या आएगा, 5 रहेगा ओनली, यानी कि इम्पिटी सेट हो जाएगा वो, मेरे पास एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल्स टू 5, ठीक है, यानी कि ये पूरकता के नियम का भी पालन करता है। और आपको पता है S और फाई, S तो पूरा यूनिवर्सल सेट है, फाई इम्पिटी सेट है, तो क्या इम्पिटी सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, और पूरे इम्पिटी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट में पूरे एलिमेंट हैं, तो यानी कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी 5वां यहाँ लिख देती हूँ मैं, यानी कि S कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, फाई के बराबर। ऐसे समझ लो, एक भरा हुआ कमरा खाली कमरे के बराबर कैसे हो सकता है, यानी कि ये सेट तो पूरा भरा हुआ है और इसमें तो एक भी नहीं है, यानी कि एक क्लासरूम है जिसमें सारे बच्चे बैठे हैं और एक बिल्कुल खाली है, तो उस दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो बराबर थोड़ी हो सकते, वो तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये तो पूरा सेट है, इसमें तो सारे एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, अतः ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा पावर सेट है, जो हमने पावर सेट बनाया है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक बूलियन बीजगणित है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। क्या किया हमने पहले, पावर सेट के लिए पहले कौन सा नियम लगाया, क्रम विनिमय नियम। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए लिखना है, क्रम विनिमय नियम लगा सकते हो। दूसरा बंटनशीलता लगा दिया, तीसरा तत्समकता और चौथा पूरकता, पांचवा 0 is not equals to 1। ठीक है, लेकिन ये रूल है ना, ये आपको क्रम वाइज याद रखने हैं, ऐसे नहीं पहले क्रम विनिमय लिख दिया, फिर पूरकता लिख दिया, फिर तत्समक आ गया, फिर बंटनशीलता आ गया, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में लगाना है। पहले क्रम विनिमय, फिर बंटनशीलता, फिर तत्समकता, फिर पूरकता और फिर 0 is not equals to 1। ये पांचों के पांचों कंडीशन है, ये आपको बूलियन बीजगणित की संरचना में लगानी है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से, आगे देखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, देखो हमने बूलियन बीजगणित की स्ट्रक्चर देख ली और परिभाषा देख ली उसकी, और कुछ एग्जांपल्स देख लिए। इससे आपके समझ में आ गया कि आपको अगर बूलियन बीजगणित की संरचना आपको प्रूफ करनी है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, अब आगे मैंने थ्योरम बता दिया, वो सॉरी
डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दी। अब आगे हम देखेंगे कि इसकी थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे। थ्योरम में कुछ ही नहीं करना है, जो 5 कंडीशन है उनको अच्छे से दिमाग में रखना है, बस वही लगेगी, ऐसे समझ लो सारी की सारी थ्योरम उससे हो जाएगी। ये थ्योरम है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।